हिट्सअप ऑटो के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शक्ति प्रकाश। आज से हिट्सअप ऑटो पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हमने चुना है क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। हम लोगों ने बहुत ऑडियंसेस का जवाब दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए उनके सवालों को आज हम एड्रेस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, और पहला सवाल हमारा टीपीएमएस स्टोरीज हम लोगों ने पोस्ट किया था, उसको लेकर है कि नाइट्रोजन गैस कार टायर के लाइफ के लिए क्या ये सही है, यस या नहीं। आपने बोला टीपीएमएस वाली जो स्टोरी थी उसका फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ठीक है, उसी के एक्सटेंशन में ये क्वेरी आई है। देखिए, मैं अपने दर्शकगण को ये बताना चाहता हूँ, नाइट्रोजन गैस क्यों डालनी चाहिए। नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती है। तो रिएक्ट अगर नहीं करेगी तो टायर के अंदर में, जब हम टायर के संदर्भ में नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो टायर में क्या होता है कि गाड़ी चलती है, फ्रिक्शन होता है, टायर गर्म होता है, या कई बार बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो नाइट्रोजन गैस डालने से फ़ायदा ये होता है कि टायर प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या गाड़ी के यूसेज के हिसाब से, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग हो रही है और गाड़ी का टायर गर्म है या ठंडा है, उससे इसके टायर प्रेशर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसके चलते होता क्या है कि जो स्पेसिफाइड टायर प्रेशर जो मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड है, उस टायर प्रेशर को लगभग पूरे साल मेंटेन कर पाते हैं नाइट्रोजन की वजह से। इसलिए नाइट्रोजन डालने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर कहीं मान लीजिए आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या हवा बीच में कोई कारण से कम हो गई, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उस समय फ़िलहाल आप कोई भी टायर रिपेयर शॉप से अगर नाइट्रोजन नहीं भी है तो कंप्रेस्ड एयर भी डलवा लीजिए। बाद में कहीं जा करके नाइट्रोजन, ऐसा कुछ नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ कंप्रेस्ड एयर मिल जाएगी तो उससे प्रॉब्लम होगा। कंप्रेस्ड एयर में भी नाइट्रोजन का काफ़ी एक ज़्यादा परसेंटेज होता है, बट जहाँ नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन होता है वहाँ प्योरली हम लोग नाइट्रोजन ही डालते हैं, और ये डालना चाहिए। इससे टायर की लाइफ भी बढ़ती है और गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनकी सेफ्टी भी इससे इफेक्टेड होती है। अगला सवाल एसी स्टोरी को लेकर है अशोक जी। हमारे दर्शक पूछते हैं कि उनके पास फोर्ड आइकन डीजल गाड़ी है, स्टार्ट करने पर एसी और फैन से गर्म हवा आती है, तो इंजन ठंडा होने तक फिर से सामान्य नहीं होती है, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें जो भी हमारे दर्शक हैं या जिन्होंने ये क्वेरी पोस्ट की है, इसमें कुछ जानकारियाँ हमें और चाहिए उनको सटीक समाधान देने के लिए। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो चीज़ें सर हमें बताएं। क्या ये रिपेयर वर्क जो है आपने कोई ऑथराइज वर्कशॉप में कराया है या कोई एयर कंडीशनिंग के अलग से कोई अनऑथराइज वर्कशॉप या जिसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में कराया है। क्योंकि अगर आप इसको फोर्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तो एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ये नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है उसमें एक सेफ्टी प्रोविज़न किया रहता है। इंजन टेम्परेचर अगर स्पेसिफाइड जो रेंज है, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर तक इंजन को काम करना चाहिए, क्योंकि फोर्ड आइकॉन गाड़ी है, डीजल है, तो थोड़ी पुरानी हो गई होगी, तो उस केस में ऐसा होता है शक्ति जी कि टेम्परेचर अगर हमारे ऑपरेटिंग रेंज से ऊपर चला जाए तो आपको टेम्परेचर गेज में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं दिखेगी, परंतु एज ए सेफ्टी फीचर इंजन से मतलब एयर कंडीशनिंग का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि इंजन पे इसका कोई फर्दर दुष्प्रभाव नहीं हो, क्योंकि एसी ऑन होता है तो और लोड पड़ने लगता है इंजन पे। जी जी। तो एक बार ये चेक करा लें कोई ऑथराइज वर्कशॉप में। जो स्कैन टूल है, जिसको हम लोग देसी भाषा में स्कैनर बोलते हैं, स्कैनर लगा करके गाड़ी को चेक कर लें कि जिस समय एयर कंडीशन ऑन नहीं होता है उस समय जो इंजन का टेम्परेचर है वो जो टेम्परेचर रेंज मैन्युफैक्चरर ने बताया उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो उसका सोल्यूशन दूसरा होगा। दूसरा, कंप्रेसर जो होता है एसी का, इसमें एक मैग्नेटिक क्लच होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गर्म होने के बाद मैग्नेटिक क्लच जो है वो थोड़ा कुछ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो, या मैग्नेटिक जो क्लच असेंबली है कंप्रेसर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, उसमें ऐसा हो सकता है कि वो उसमें कोई त्रुटि हो, जिसके चलते
वो जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते क्लच ऑन नहीं होता हो, फिर ठंडा होने पर। परंतु ये एक बार इंजन का टेम्परेचर नापने के बाद ही हम शायद इसका सही और सटीक समाधान अपने दर्शक को दे सकेंगे। जो बिल्कुल जो रिक्वायर्ड है, जैसा हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया, तो जो ज़रूरी है वो सूचना हमें मेल के ज़रिए या कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसका सटीक उत्तर आपको ज़रूर देंगे। अगला सवाल है, इग्निस जेटा मॉडल है, उनके पास एलॉय व्हील्स में कितना एयर भरवाना चाहिए? टीपीएमएस से स्टोरी से रिलेटेड देखिए शक्ति जी, सबसे पहली बात तो अगेन पहला सवाल जो था नाइट्रोजन डलवाएंगे तो बार बार उनको मतलब कोई नाइट्रोजन या कोई टायर प्रेशर चेकिंग सेंटर पे जाना नहीं पड़ेगा। जो भी दर्शकगण ने ये सवाल पोस्ट किया है, सबसे सिंपल तरीका है, ड्राइवर डोर जब खोलेंगे तो जहाँ पे बॉडी में डोर का लैच लगा रहता है वहाँ एक स्टिकर लगी रहती है। स्टिकर में दो चीज़ लिखी रहती है, एक लिखा रहता है उसमें टायर साइज़, तो अलॉय रिम वाला नॉर्मली जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें टायर साइज़ थोड़ा भिन्न होता है, और उसी गाड़ी में जैसे इनका जीटा वेरिएंट है, जीटा से नीचे सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट आता है, तो ऐसा संभव है कि सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में टायर साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो और अल्फ़ा और जीटा वेरिएंट में टायर साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो। तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन है कि जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो पिलर है जिस पे हमारा दरवाजे का लैच लगा रहता है, जिसमें जाके दरवाज़ा हमारा फंसता है, लॉक होता है, उसके नीचे एक स्टिकर, उस स्टिकर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 लोग गाड़ी में बैठते हैं तो चारों टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए, वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI और इसके साथ साथ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों यूनिट लिखा रहता है उसमें। और उसको देख करके और अपने यूसेज को देख लें कि भी ज़्यादा उसमें 2 लोग बैठते हैं या 4 लोग बैठते हैं, उसी हिसाब से चारों टायर में फ्रंट एंड रियर में टायर प्रेशर को सुनिश्चित करें एज़ पर जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि उसमें अप साइज टायर लगा देते हैं, तो अगर आपका स्टैंडर्ड स्टॉक टायर है जो कंपनी से आया वही टायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कोई अपग्रेड नहीं किया, तो जो स्टिकर पे इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आप टायर प्रेशर को मेंटेन करें। नाइट्रोजन डलवाइएगा तो बार बार नहीं कराना पड़ेगा, अथवा आप कंप्रेस्ड एयर भी डलवाइए, बट उस स्पेसिफाइड टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड है उसको जो स्टिकर में लिखा है उस हिसाब से कीजिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, ये फास्टैग से रिलेटेड है कि अगर ग्लास टूटा तो फास्टैग का क्या होगा? ये स्टोरी हेड्सअप ऑटो पर गई थी। एक ऑडियंस है, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी कार बेची और कार्ड को डीएक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट भी दिया। 2 महीना गुजर गए, 2 महीने गुजरने के बाद भी कोई कंफर्मेशन उनको नहीं मिला। उन्हें एक गाइडेंस चाहिए कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, गाड़ी अगर आप बेचते हैं तो कृपया करके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत गाड़ी फिज़िकली जब परचेज़र को हम हैंडओवर कर रहे हैं उससे पहले पहले अपना फास्टैग को उस गाड़ी में से निकाल लें, हटा लें, नोच लें, जो भी आप जिस भाषा का प्रयोग करें उसको नोच लें, क्योंकि नोचने से ऐसे भी वो ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि फास्टैग जो है उसमें कुछ आपका KYC है और वो गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ उसका टोल कट रहा है, इवन इफ़ कि पैसा आपका नहीं कट रहा है, परचेजर ने उसमें पैसा डाल भी लिया है, तब भी ये थोड़ा सा लीगली इनकरेक्ट है, क्योंकि गाड़ी में जो KYC है, जो गाड़ी के फास्टैग के साथ KYC हो तो आपका है। तो पहला तो मेरा सजेशन है कि गाड़ी बेचते समय एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इससे हमारे बाकी दर्शकों को सीख भी लेनी चाहिए कि उसको निकाल लेना चाहिए। अब क्या है शक्ति जी कि फास्टैग हमारे देश में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट, परंतु बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं। एग्रीगेटर्स मतलब बैंक्स हैं, कुछ NBFCs हैं और कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका UPI एट्सेट्रा, जो कि फास्टैग अपने प्लेटफॉर्म से बेचते हैं। तो इन सज्जन को मेरा सुझाव है कि इन्होंने फास्टैग अगर कोई डीलरशिप से ली है, कोई शोरूम से जब गाड़ी ले रहे थे उस समय अगर उन्होंने उसी समय फास्टैग लगाया, तो शोरूम के पास जिस एग्रीगेटर से लिया हुआ फास्टैग तो कॉमन है, परंतु मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, HDFC या पेटीएम भी पहले था, वो बंद हो चुका है, एयरटेल भी बेचती है फास्टैग, फ़ोनपे, UPI के जो बाकी गूगल पे सब फास्टैग बेचते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा पहले कि आपने अगर फास्टैग गाड़ी लेते समय शोरूम से लगवाया है तो शोरूम के पास उसका
पोर्टल होता है, कृपया करके शोरूम को अप्रोच करें, वो लोग फास्टैग को बैकएंड से डीएक्टिवेट कर देंगे और आपका बैलेंस जो है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट फास्टैग जब इशू करेंगे तो उसमें वो चढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि मेरा एक सजेशन भी है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं ऑल्दो इस प्लेटफॉर्म पे कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, परंतु आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि स्टेट बैंक, आईडीएफसी, एचडीएफसी के जो फास्टैग्स हैं उनका सिस्टम ऑफ रिचार्ज वगैरह ज़्यादा बढ़िया है। इसके चलते आपको जब भी रिचार्ज वगैरह करना पड़ता है तो हमने देखा है काफ़ी, मैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, परंतु मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इन सब एग्रीगेटर का फास्टैग जो है उसको हैंडल करना, रिचार्ज करना, अब ये जैसे इनको प्रॉब्लम हो गई कि फास्टैग कैंसिल नहीं हो रहा है, ये सब समाधान जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा तत्परता से ये लोग हैंडल करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि फ्यूचर में इस तरह के बड़े कोई बैंक्स वगैरह से लें तो उनका सिस्टम जो है ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने डीलरशिप से लिया तो डीलरशिप के पास उसका पोर्टल होगा, वहाँ चले जाएं, जिस शोरूम से गाड़ी ली है अगर वहीं से फास्टैग लिया तो कृपया करके करा लें, अथवा जिस कंपनी का या जिस एग्रीगेटर का लिया हुआ है वहाँ के कॉल सेंटर या कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करके इसका आप समाधान निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, वाटर लॉगिंग पे हमने स्टोरी किया था कि पानी में डूबी हो कार तो फिर आपको कैसे ड्राइव करना है। तो उसमें एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, हालांकि ये स्टोरी पे बहुत सारे सवाल आए थे जिसका कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने जवाब भी दिया है। आज के पॉडकास्ट में उन तमाम दर्शकों के सवाल को हम उठा रहे हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाए हैं। तो इनका कहना है कि वाटर लॉगिंग में क्या मुझे गियर चेंज करना चाहिए या फिर पैर को लिफ्ट करना चाहिए अगर वाटर लॉगिंग में हम गाड़ी को चला रहे हैं तो एक्सीलरेटर से। देखिए, जो इसका मूल सिद्धांत है जो हमने उस वीडियो में बड़ा डिटेल में समझाया था, वो ये है कि वाटर लॉगिंग के पार करते समय इंजन के स्पीड को कम से कम रखने की कोशिश करें। तो अगर आप गियर चेंज करेंगे तो फिर गाड़ी की स्पीड, गति बढ़ेगी तो थोड़ा इंजन के स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो आरपीएम है इंजन का बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा एक सजेशन है कि नॉर्मली लोअर गियर में उसको रखें और जहाँ तक पानी ज़्यादा है वहाँ धीरे धीरे उसी फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में कोशिश करें, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में ही उसको धीरे धीरे वहाँ से निकालें, ताकि हमें इंजन को बहुत तेज़ करने की आवश्यकता ना पड़े। और इंजन अगर तेज़ नहीं होगा तो संभावना कम है कि इंजन अपने ताकत से बाहर का पानी को अपने अंदर खींच ले। यानी गियर चेंज नहीं करना है, गियर चेंज करने की जरूरत कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, लोअर गियर में करके और जब वाटर लॉगिंग से निकल जाए फिर नॉर्मल चलाएं। ओके। अगला सवाल है एसी सर्विसिंग को लेकर है कि नई गाड़ी का एसी सर्विसिंग कितने दिन बाद करवाना चाहिए। देखिए, एसी सर्विस में होता क्या ये समझना बड़ा जरूरी है। एसी में मूलतः दो हीट एक्सचेंजर होते हैं। एक आपका जो आगे का ग्रिल होता है इस गाड़ी का या बम्पर होता है, उसके पीछे में एक एसी का कंडेंसर लगा रहता है, जो कि एक रेडिएटर जिसमें हम कूलेंट डालते हैं उसी तरह का एक हीट एक्सचेंज होता है। उसमें फिन्स बने होते हैं, काफ़ी सारे महीन महीन जाली होती है, उसके थ्रू जब हवा पास करती है तो अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है या गैस उसको कूल किया जाता है। तो इसके फिन्स में धीरे धीरे गंदगी जमा हो जाती है और ख़ासकर बरसात के समय में देखा गया कि मड और कीचड़ से उसके फिन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके चलते हवा उसमें पास नहीं कर पाती है सही तरीके से और कंडेंसेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब गैस उतनी ठंडी नहीं हो पाती है। तो अल्टीमेटली बाहर का जो काम है वो तो आप कोई भी जब गाड़ी वॉश कराते हैं तो उसको बोल दीजिए तो आगे एसी के कंडेंसर में हाई प्रेशर से थोड़ा पानी मार देगा तो वो क्लीन हो जाता है। परंतु शक्ति जी, होता क्या है, गाड़ी के अंदर में जो आपको ठंडी हवा मिलती है, जो इंस्ट्रूमेंट पैनल या डैशबोर्ड में से जो ग्रिल बने होते हैं जिससे निकलती है, उसके अंदर में भी एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसका नाम होता है एवेपोरेटर कोर या एवेपोरेटर असेंबली, और देसी भाषा में उसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं लोग। तो इसमें भी फिन्स बने होते हैं। होता क्या है कि क्योंकि ये जो अंदर वाला हीट एक्सचेंजर है ये काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिसके चलते उसमें से हवा पास करती है और वो हवा ठंडी हो जाती है, जो ठंडी हवा आपको मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस में हवा में जो भी मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर के और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हवा उसमें से पार कर रही है
उसमें जो भी डस्ट होगा और ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके एक तरह की उसमें गंदगी के सतह जैसा बना देते हैं। जी जी। अब वो सतह अगर बन गई तो हम्म। उतना तो हवा उससे पास नहीं हो पाएगी, तो उसके चलते आपका एयर कंडीशनिंग का एफिशिएंसी कम होगी। उसका सबसे पहला जो इंडिकेटर ये है कि अगर आपने फ़ैन के स्पीड को फुल भी कर दिया तो ब्लोअर में से जितनी हवा जितनी गति से निकलने और जितनी क्वांटिटी में निकलनी चाहिए वो नहीं निकलेगी, तो उससे आपको अंदाज हो सकता है गाड़ी अगर कम चलती है तो ज़्यादा दिन पे भी सर्विस कराने की आवश्यकता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम में इसको डालना थोड़ा मुश्किल है, परंतु मेनली है कि अगर आपकी हवा का जो ब्लो है या ड्राफ्ट है, जिस गति से आपको अंदर हवा मिलती है एसी के ग्रिल से, अगर वो गति कम हो गई हो या ड्राफ्ट कम हो गया हो तो आप समझ जाएं कि एसी सर्विस करने का समय आ गया। बहुत सारे गाड़ियों में आजकल फ़िल्टर भी लगा रहता है, कई बार फ़िल्टर बदलने से भी काम चल जाता है। जी जी। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि फ़िल्टर भी बदल लें, वो अंदर में जाके इतना डस्ट जमा हो जाता है कि कोर एवेपोरेटर को बाहर निकाल के जब तक क्लीन करके वापस नहीं लगाया जाए तो ऐसा होता नहीं है। कई बार आप देखेंगे एसी में एक कंट्रोल पैनल में एक छोटी सी छवि बनी होती है जिसमें एक एरो होती है, वो गाड़ी के बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती है, जी जी। और दूसरी एरो होती है जो गाड़ी के अंदर की हवा को अंदर ऐसे रिसर्कुलेट दिखाते हैं, यू शेप में रहता है। जी जी। तो अगर दर्शकगण ज़्यादा अगर फ्रेश एयर मोड में, मतलब बाहर से हवा लेने वाले मोड में चलाएंगे तो एयर कंडीशनिंग में गंदगी थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि बाहर की हवा में गंदगी है। अगर रिसर्कुलेटिंग मोड में ज़्यादा चलाएंगे तो आपका ज़्यादा दिन तक आपको एयर कंडीशनिंग सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, आज के पॉडकास्ट का अंतिम सवाल हम लेते हैं। हमारे ऑडियंस है, हेडलाइट्स हम लोगों ने स्टोरी एक की थी कि बलिनो अल्फ़ा है उनके पास और एलईडी लाइट्स धुंधला हो गया है, तो क्या उनका सवाल है बफिंग करवाने से उन्हें फ़ायदा होगा? देखिए, अगर उसके ऊपर में पीलापन आ गया है और उस पर, क्योंकि अब जो हेडलाइट्स आती हैं, पहले के ज़माने में हेडलाइट का जो आगे का ग्लास होता था वो शीशे का होता था, इट वाज ग्लास। अभी वो एक स्पेशल पॉलीकार्बोनेट मटेरियल होता है, उसका होता है। तो कुछ समय के बाद वो उसमें वेदर इफ़ेक्ट के चलते उसमें पीलापन होने का की शिकायत आती है। तो अगर कोई अच्छे सर्विस सेंटर से अच्छे प्रोसेस से उसको अगर आप ऊपर से जो बफिंग है करा करके उसके माइनर ब्लेमिश मार्क्स और उसके जो पीलापन होने वाला जो लेयर है उसको अगर हटा सके तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके चलते आपको हेडलैम्प ही बदलना पड़े। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पॉडकास्ट के ज़रिए हम अपने ऑडियंसेस के सवाल का जवाब दे रहे हैं और ये कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल हैं और पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि और भी दूसरे ऑडियंस जिनका सवाल हम आज नहीं ले पाए अगले एपिसोड में ज़रूर लेंगे। शक्ति प्रकाश को दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। अगर हेड्सअप ऑटो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।